पर मौजूद हमारे सभी किसान भाई, प्रेस मीडिया के हमारे साथीगण, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, हमारे किसान खेत मजदूर कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष सुखपाल जी खेड़ा, हमारी बहन जो अभी अभी देश के लिए इतना नाम कमाया, मैं उस बात में नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अभी कांग्रेस का चुनाव लड़ा, हर चुनौती को ये स्वीकार करती हैं और अभी हमारी विधायक बनकर आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत। दिनेश फोगाट जी, अनंत दहिया जी, और आज जिनके लिए हम यहाँ सभी आए हैं, बजरंग पूनिया जी, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, चाहे गेम में हो, चाहे लोगों के बीच में जाना हो, चाहे किसानी की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, इन्होंने हर तरह की लड़ाई लोगों के लिए लड़ी है। ज़मीन पर उतरकर लड़ी है, रिंग में लड़ी। और एक ख़ास बात ये भी है, जो आज हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि सभी को समान अधिकार भी मिलने चाहिए, इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए, महिला हो पुरुष हो, वो लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है। हमें बहुत खुशी है कि राहुल जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में आए। हमारे परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत है और हमें पूरी इनसे उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि जिस मजबूती से इन्होंने जीवन के हर संघर्ष को समझा, संघर्ष में आगे बढ़े, उसी तरह से ये जीवन का संघर्ष है, राजनीति में है, हमारा पूरा साथ देंगे और हम इनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में अब ये अपना नया रोल अदा करेंगे और खेड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में किसानों की आवाज़, खेत मजदूरों की आवाज़ को उठाएंगे, बुलंद करेंगे और जो जिम्मेवारियां हैं वो भी ये निभाते रहेंगे। हमें खुद कांग्रेस पार्टी को भी और देश के नौजवानों को इनसे बहुत उम्मीद है। साथियों, आज वायनाड में हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपना नामांकन भी भर रही हैं। आप सब की ओर से, अपनी ओर से हम सभी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और आने वाले वक्त में, अभी तो वो पार्टी में पूरा काम कर रही हैं, लेकिन बतौर एक एमपी भी देश में उनका एक अलग रोल, एक नया रोल होगा, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो साथियों, आज के दिन किसानी की अहमियत जो देश की अर्थव्यवस्था में है, सब जानते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में तो खेड़ा जी और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार जो किसान है, खेत मजदूर है, उसकी ओर ये सरकार विमुख है, उदासीन है। आज भी जो हमारे हरियाणा पंजाब की मंडियों का हाल है, किसानों का हाल है, आड़तियों का हाल है, तो उसको कैसे बयान करें। किसी भी मंडी में जाएं तो साफ पता चल जाएगा कि कैसे इनकी बदहाली हो रही है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। देश को अगर आगे बढ़ाना होगा तो किसानों को और खेत मजदूरों को, उनके ऊपर अगर सरकार या कोई भी समाज ध्यान नहीं देगा तो देश का वो हाल हो जाएगा जो पहले, आज़ादी से बहुत पहले हुआ था। देश को आगे लेकर आए हैं और हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है। उसमें योगदान किसानों का, खेत मजदूरों का बना रहे, अहमियत हो, उनकी आवाज़ उठाएं। इसके लिए मैं हमारे भाई बजरंग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आप सब जानते हैं
आप सभी साथियों को जो यहाँ उपस्थित हैं, नमस्कार। हमारे कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता और महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बहन शैलजा जी, और अध्यक्ष किसान कांग्रेस कहिए या कांग्रेस में किसान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। मुझे अभी तक याद है कि नीलम संजय रेड्डी जब अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, तो उस समय से भी इसको काफ़ी तेज़ी दी गई थी, एक डिपार्टमेंट के रूप में, पहले सेल के रूप में। और अब जैसे खैरा जी हैं, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में इनका साथ देने के लिए बजरंग पूनिया जी को ये काम सौंपा गया है। और बजरंग पूनिया जी इस काम को उसी शैली से करें जिस शैली से इन्होंने कुश्ती लड़ने का काम किया था। उससे भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो चंद लोगों के बीच में मुकाबला होता है, चाहे ओलंपिक हो और चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड हो और चाहे अपने देश के हों। लेकिन यहाँ तो करोड़ों किसानों की जीविका का सवाल है, और कई चीज़ों में मेरा अपना खुद का विचार अलग है। मैं ये समझता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था, जिसको लोग कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हो सकता है 2, 4, 5 साल के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन उसमें किसानी का हक कितना है और कमेरे वर्ग का हक कितना है, ये सवाल हैं जिनको लेके बजरंग पूनिया जी युवा किसान को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानी में मैं उसके विपरीत सोचता हूँ। किसान कोई आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक। मैं ये कहता हूँ कि अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई किसानी की नहीं लड़ी जाएगी तो गैर राजनीतिक संगठन तो बहुत हैं इस देश में, और राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ने का ज़रूरत इसलिए है। मैं आपको एक उदाहरण देके, छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ कि अभी कोई 5-4 साल पहले की बात है, एक बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ कॉफ़ी पैदा करने वाले किसानों का, और वहाँ विदेशों से भी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे वो आए हुए थे। एक किसान से पूछा कि ये बताओ कि एक 5 सितारा होटल में 1 कप कॉफ़ी 200 रुपये में मिलती है, इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है? उस किसान ने कहा कि साहब, हम तो पैदा करते हैं कॉफ़ी और उसको मार्केट में बेच देते हैं, उससे आगे तो हमें कुछ नहीं पता। तो उस अर्थशास्त्री ने, कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि जो 200 रुपये का कॉफ़ी का कप है, उसमें किसान पैदा करने वाले को सिर्फ 2 रुपये हिस्सा है उसमें। ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर हम तीसरी भी बड़ी इकॉनमी बन जाएं तो उसका इस देश की 52% लोगों को फ़ायदा क्या है? तो ये लड़ाई आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको राजनीतिक तौर पे लड़ा जाए। और राजनीतिक तौर पे तब लड़ सकते हैं जब हम इतना बड़ा संगठन किसानों का एक कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा करें
जिससे कि खुद किसान जो अनेकों यूनियन में बंटा हुआ है वो खुद ये महसूस करे कि हाँ, लड़ाई तो राजनीतिक तौर पे लड़नी है और राजनीतिक बन के लड़नी है। जिस दिन इसमें हम कामयाब हो गए उस दिन किसान को हिस्सा मिलेगा इस देश की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की अर्थव्यवस्था में। वरना तो कोई फायदा नहीं है कि हम पैदा करें अन्नदाता का नाम और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। मैं तो एमएसपी के बारे में भी मेरे विचार अलग हैं। मैं खुद ये मानता हूँ कि वैल्यू एडिशन, फर्स्ट स्टेज की वैल्यू एडिशन पे एमएसपी तय होनी चाहिए, तब हमारे को हिस्सा मिलेगा। तब हमारा किसान ये सोचेगा कि इस बढ़ती हुई देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसमें मेरा हिस्सा है। मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ सकते हैं, मेरे माँ बाप बीमार हों तो उनको बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर को इलाज मिल सकता है, उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। ये प्रश्न है जिनके लिए कांग्रेस के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और बजरंग पूनिया जी से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरुआत करनी चाहिए। आपने कुश्ती में भी छोटे स्केल पे शुरुआत की होगी, यहाँ भी आप शुरुआत करो और जोड़ो, लोगों को जोड़ो इस विश्वास के साथ कि सिर्फ पैसा इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर व्यापार और उद्योग में रहा तो 70% लोग, कमेरा वर्ग जिसमें शामिल है, किसान शामिल है, उसका तो हिस्सा ही नहीं कहीं। उस हिस्से की प्राप्ति के लिए आपको एक बड़े स्तर पे जोड़ना पड़ेगा। और कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, बैरियर हैं ये बहन बैठी विनेश, मैं खेलों के प्रति मेरी जानकारी बहुत है। मैं एक बात कहूँगा, एक रेसलर हमारे देश का, वो कहीं जापानी खिलाड़ी से हार गया। ये बात 10-12 साल पुरानी है और उसके शब्द थे ये कि जापान को कोई रेसलिंग में हरा ही नहीं सकता। मुझे बड़ी इस बात पे मैं उसको गहराई से सोचता हूँ तो कई बार मुझे तकलीफ होती है कि ये सोच अच्छी नहीं, लेकिन इस बेटी ने दुनिया में जो कहते थे कि इसको हराने वाला कोई नहीं है, जापान की खिलाड़ी थी, उसको पहली बार शिकस्त दी। तो ऐसे ही यानी बैरियर्स को तोड़ने का ये तरीका है कि आप में क्या ये शक्ति है, ये विल है कि हम ऐसा कर सकेंगे, और आप करिए। आप किसान के संगठनों को, किसान को राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास करें और एक बड़े स्तर पे आपको कामयाबी मिलेगी। तभी हमारी अर्थव्यवस्था, रुपए पैसे की ताकत जिसके हम हकदार हैं, वो हमारे को प्राप्त हो सकती है। और राहुल जी का ये प्रयास है, 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया हर एक को हम भेजेंगे। आज आर्थिक जो परिस्थिति दुनिया में उभर के आ रही है उसका मतलब ऐसे ही है। उस समय लगता था कि ये बात, लेकिन आज लोग खुद बोलते हैं कि हाँ, परिस्थिति ये आ गई है कि इस दौलत में हर आदमी का हिस्सा होना चाहिए और वो मिलेगा मेहनत करने वाला, जो दिन रात पसीना बहा के अपने बच्चों का पेट पालता है, और किसान। ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए एक संघर्ष की ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि खेरा जी से भी कहूँगा कि शुरुआत करके देखें। मैं राजनीतिक तौर पे आपको ये कह सकता हूँ कि उस संघर्ष में मेरा भी बहुत बड़ा अंशदान आपको मिलेगा। धन्यवाद। आप जाना चाहते हैं? जी जी ये करते हैं, ये बुके वाला
just come on this side. बोलना है 2 मिनट मैडम कुछ करके आएंगी I'll just see after later on if you're free. बस 5-7 मिनट ही लाने ਆਪਾਂ 5-7 मिनट लगा बोल रहे हैं नहीं, हम सब आगे हैं, आप लोगों को इसको बंद ही कर देते ये भी चल रहा है आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहन वीरेश फोगाट जी एमएलए हरियाणा, बजरंग पुनिया जी जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट राहुल जी ने और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने ये जिम्मेवारी दी है, और मेरे लेफ्ट के ऊपर अखिलेश शुक्ला जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं किसान सेल किसान कांग्रेस के, और मेरे राइट के ऊपर अनंत दाहिया जी जो भी वाइस चेयरमैन है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, और सामने बैठे हमारे किसान भाई और ऑफिस बेयरर्स हैं कुछ लोग किसान कांग्रेस के, और सामने मीडिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दिल की गहराइयों से अपने छोटे भाई बजरंग पुनिया जी को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे संगठन में काम करके इसको और मजबूत करेंगे, हरियाणा में भी मजबूत करेंगे, और देश के दूसरे जो स्टेट्स हैं सारे देश में इस किसानी आंदोलन और किसान और खेत मजदूर की बात करके पार्टी का आधार भी मजबूत करेंगे और किसानों की बात भी वहां पर रखेंगे अच्छे तरीके से। इस मकसद से ये जिम्मेवारी जो दी गई है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सब इकट्ठे होके अपनी पार्टी के लिए, इस देश के किसानों और खेत मजदूरों के लिए पूरी बात करेंगे। और बजरंग पुनिया जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसे हमारी बहन है जो एमएलए साहब बने हैं, ये सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने कुश्ती की फील्ड में बहुत नाम हासिल किया है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में मेडल लेकर आए हैं, देश को बहुत आगे लेकर गए हैं। और जब इनका आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर में, हम लोग सब 2023 में इनके उस आंदोलन में जाकर के किसान कांग्रेस की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट किया था। वो अलग बात है कि इस देश की सरकार ने हमेशा इनके साथ जो अन्याय हुआ उसका इंसाफ आज तक नहीं दिया, लेकिन लोगों ने इंसाफ कर दिया और इनको एमएलए जो बना करके भेजा है, वो एक संदेश है मोदी साहब की सरकार के लिए कि किसी के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं चलेगी, और ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों के साथ जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर आज ना बोलता हुआ सब लीडर्स का, और अपनी बहन शैलजा जी जो भी उनको एक जूम मीटिंग थी उत्तराखंड की जो प्रभारी हैं वो उनको वहाँ जाना पड़ा, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब का एक बार फिर केवल आए हैं और उन्होंने समय निकाला, उनका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं अपने रिक्वेस्ट करूँगा ब्रीफली कि पंजाब की प्रोक्योरमेंट के बारे में चंद शब्द बोलें, वो मैं बाद में करता हूँ। आप ज़रा इनका जो फैसिलिटेशन है जो बजरंग पुनिया जी का एज वर्किंग प्रेसिडेंट वर्किंग चेयरमैन, उसकी आप प्लीज़ तस्वीरें ले लें और इनको एक बार ज़ोरदार ताड़ियों से स्वागत करना। धन्यवाद। आओ जी चौधरी साहब, लग गया। चलो हाँ इधर आ जाओ, चलो चलो जी लग गया, आ जाओ पास आ जाओ। ठीक है जी, वेरी नाइस। इधर ही आ जाओ, अंदर टेक दीजिएगा इधर से। हाँ 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 प्लीज आप ही आप चलो थैंक यू सर। आगे पास आ। ग्रेट, थैंक यू सर। मैं ले लूँ 2 मिनट में पंजाब की प्रोक्योरमेंट की गल। इज द पार्टी टीवी रेडी? INC आज मैं
बतौर चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस हमारी जो टीम है, जो पंजाब में एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इस देश की सरकार ने, बीजेपी ने, और वहां पर भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दुर्गत की है पंजाब के किसान की, जो वहां पर जो पैडी प्रोक्योरमेंट, आप सब जानते हैं कि पंजाब सबसे बड़ा जो अनाज का एक भंडार भरता है इस देश के लिए। इस बार हमारा जो पैडी का क्रॉप था वो बम्पर क्रॉप है। 185 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की वहाँ पैदावार हुई है। लेकिन आज अंदाज़ा लगा ले कि 22वां दिन है ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट का, लेकिन किसान को मजबूर किया जा रहा है, उनका एक भी जो बाइज्जत तरीके से उसकी फसल की प्रोक्योरमेंट नहीं की जा रही पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, और उनको मजबूरी बस जो अपना जो उनका है क्रॉप है, फसल है, उसको 300 रुपये 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से नीचे बेचना पड़ रहा है पंजाब में। अगर आप पंजाब की ये हालात हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे राज्यों में क्या हालात किसान और खेत मजदूर के होंगे। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो वहां पर अनाज पिछले साल का लगा हुआ था, चावल खासतौर के ऊपर, जो सारे गोदाम भरे हुए हैं और सारे राइस शेलर्स के उसका स्टॉक किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय सिर आज से 4-6 महीने पहले उठा करके जो इस देश का पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस अनाज का इस्तेमाल करके, और गोदाम और जो हमारा स्पेस था पंजाब में स्टोरेज का, वो खाली होना चाहिए था। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने पंजाब के किसान को सबक सिखाने की नीति से, जैसे पहले सिखाया, देश के दिल्ली के बाहर वो बैठे रहे 13-14 महीने, 600-700 किसान मर गया, लेकिन बीजेपी ने आज तक उनकी कोई पुख्ता डिमांड नहीं मानी। स्पेशली जो एमएसपी को लेकर के जो कानून बनाने की बात कर रहे, उससे वो साफ मुकर गए। इस बार भी एक सबक की नीति से, सबक सिखाने की नीति से जो उनका वहां दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मंडियां पंजाब में भरी पड़ी हैं और वहां पर कोई प्रोक्योरमेंट का, खरीद का अरेंजमेंट नहीं है। लगभग 22-23 दिन से किसान वहां पर हताश हैं और अपनी फसल, जैसे मैंने पहले कहा कि मजबूर होकर के बहुत कम दाम में वो प्राइवेट सेक्टर के शेलर वालों को और प्रोक्योरमेंट सरकारी एजेंसियों की हाजिरी में ये उनकी लूट की जा रही है। इसके लिए दोनों केंद्र की सरकार और हमारी पंजाब सरकार जो है, इनकी मिलीभुगत है। पंजाब सरकार की नलायकी ये है कि वो जागे ही नहीं। पिछले 3-4 महीने से वहां के राइस शेलर्स इनको वार्निंग दे रहे थे, वहां के आड़तियाज जो हैं, कमीशन एजेंट्स, वो उनको बोल रहे थे कि हमारी स्ट्राइक है, हमारा जो 2.5% पर क्विंटल जो कमीशन है वो हमको मिलना चाहिए। और जो राइस शेलर्स की डिमांड थी कि जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है वो आप स्टोरेज खाली करवाएं, और जो हमारा जो रिकवरी है सिस्टम का, चावल का, वो उसको हमारे को सही दाम दिलवाए। क्योंकि भगवंत मान की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने मोटिवेट किया पंजाब के किसान को, एक स्पेशल वैरायटी को प्रोपेगेट किया, PR 126 और PR 131, कि आप ये भिजवाएं, हम आपका एक एक दाना उठाएंगे। तो ज़्यादा पंजाब में किसानों ने एक PR 126 और 131 जो वैरायटी थी धान की, उसकी बिजाई कर दी। अब शेलर वाले बोलते हैं कि इन क्वालिटी से, PR 126 और 131 से जो चावल की रिकवरी है वो हमारी 4-5 किलो का कम है, हम घाटे का काम नहीं करेंगे। ये बातें भगवंत मान को पिछले 4-5 महीने से वो वार्न कर रहे थे।